जय हिंद दोस्तों, आप सभी का A to S वन डे एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में भारत का भौतिक स्वरूप में आपने देखा कि दक्कन का पठार, यह जो दक्कन का पठार था दोस्तों, इस दक्कन के पठार में हमने आपको बताया कि यह किस प्रकार विस्तृत है। कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था कि इस तरीके से यह दक्कन का पठार जो है यह विस्तृत है। इसे दोस्तों पठार क्यों कहते हैं? इसे प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्कन का पठार वाला जो ये पूरा रीजन है दोस्तों, इसे प्रायद्वीपीय पठार हमने बताया था कि प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है, ठीक है। और हमने दोस्तों कल की वीडियो में आपको यह बताया कि इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं, इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, इसके पूरब में कौन सी पहाड़ियां हैं, इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं। तो कल हमने आपको बताया था, अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? सेवराय की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां। और अगर दोस्तों आपसे वह पूछता है कि इसके पूरब में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो बताना राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियां। रायसीना की पहाड़ियां दोस्तों कहां पे हैं? तो ये दिल्ली में है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप बता दीजिएगा गिर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गिर पहाड़ियां। ये दोस्तों कहां पे है? तो ये गुजरात में है। और अगर आपसे पूछे कि इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो दोस्तों आप बता दीजिएगा कार्डमम पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है, ये बता दीजिएगा आप। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये केरल में है। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें आप सभी को दोस्तों याद होनी चाहिए। कल हमने ये बताया था। और क्या बताया था कि भैया यह उत्तर से दक्षिण जो है दोस्तों, यह कितना है? यह 1700 किलोमीटर, यह उत्तर से दक्षिण में दोस्तों यह 1700 किलोमीटर में क्या था? यह फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण दोस्तों यह 1700 किलोमीटर में क्या था? यह फैला हुआ है। कल बताया था कि नहीं आपको? बताइए। उत्तर से दक्षिण में यह 1700 किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्या बताया था कि दोस्तों पूरब से पश्चिम में यह 1400 किलोमीटर, 14,000 लिख दिया हूं, यह 1700 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 1700 किलोमीटर में। और दोस्तों यह पूरब से पश्चिम में कितना विस्तृत है? तो यह 1400 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। यह चीजें कल आपको बताई गई थी, है ना। तो आइए आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, इसे इरेज कर लिया जाए। आप इसे अच्छे से कल के वीडियो में आपने इसे देखा था, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप यह समझने वाले हो कि यह उत्तर का मैदान, मरुस्थल, भारत में जो मरुस्थल है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आप समझने वाले हो यह तटीय मैदान। ये तटीय मैदान क्या है, इनसे किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह बात आप दोस्तों आज समझने वाले हो। तो सबसे पहले आप लोग यह समझने वाले हो यह उत्तर का मैदान। तो आइए हम आपको दोस्तों मैप में दिखाते हैं कि यह उत्तर का मैदान क्या है और यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालिए उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने आपको बताया है कि ये जो उत्तर है और इधर जो ये पूरब है, ठीक है, यह उत्तर पूरब में हिमालय की श्रेणियां जो है वह विस्तृत रूप से फैली हुई है ना। हमने आपको क्या बताया था कि यहां पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर इसके नीचे दोस्तों पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत, ठीक। इसके ऊपर एक श्रेणी जाती है दोस्तों इस तरीके से, जो यहां से स्टार्ट होती है ऐसे, यह बृहद हिमालय था। ये चीजें आपको बता दी गई हैं। ये बृहद हिमालय है, यह इसे घूम गया था, इधर ऐसे घूम गया था, और ये इधर ऐसे जाके घूम गया था, है ना, ये बताया था। अब इसके नीचे आप देखोगे तो इसी के जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पर ये शिवालिक वाला रेंज है, ये
ऐसे देखिए शिवालिक जा रहा है और यहाँ पे ये इसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ विस्तृत रूप से फैली हुई हैं, है ना। ये जो येलो कलर का आपको दिखा रहा हूँ ये है दोस्तों बृहद हिमालय, बृहद। और ये जो दिखा रहा हूँ दोस्तों ये क्या है, ये है आपका मध्य हिमालय। क्या है ये, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिखा रहा हूं दोस्तों ये है शिवालिक, ये है शिवालिक, ठीक है। हम लोग उत्तर का मैदान पढ़ रहे हैं तो जरा दोस्तों ये समझो, ये जो उत्तर का मैदान है यहां से इस हिमालयी इस रीजन से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और इस वाले मैदान में वो आती हैं। किस वाले मैदान में, यहां से ये जो पूरा आप मैदानी एरिया ये देख रहे हो ये चीज, यहाँ पे दोस्तों ये क्या करती हैं, आती हैं। ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा मैदान क्रिएट कर दिया जाएगा। इस वाले रीजन में ये ऊपर से नदियां से निकल के यहाँ पे आती हैं, बात समझ रहे हो। अब यह जो उत्तर का दोस्तों यह मैदान है यह 3 प्रकार से 3 नदी तंत्रों के द्वारा यह बना है। कौन कौन सा नदी तंत्र, तो एक तो याद रखिएगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। और दूसरा दोस्तों याद रखिएगा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के द्वारा जो है दोस्तों यह उत्तर का मैदान जो है वह बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर ये ईस्ट वाले रीजन में सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए। इस वाले रीजन में देखोगे तो आप गंगा और गंगा की सहायक नदियां, और इस वाले रीजन में आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा यह मैदान बनाया गया है, ठीक है। तो मोस्टली दोस्तों आपको जो ये वाला रीजन यहाँ पे दिख रहा है यही क्या है, ये मैदान है। यही दोस्तों क्या है, यह मैदान है। बात समझ में आ रही है, यही दोस्तों क्या है, यह मैदान है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, यही क्या है, मैदान है ये चीज, ठीक है। अब इस मैदान को दोस्तों, इस मैदान को जरा आप समझिए कि यहाँ पे जो आपको यह मैदान दिख रहा है, ठीक है, इस मैदान को हम अलग अलग भागों में ऊपर से नीचे के क्रम में बांट देंगे। कैसे भैया, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये ऊपर वाला रीजन है, ये ऊपर वाला रीजन हो गया, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक और रीजन है, एक और परत, उसी के जस्ट नीचे दोस्तों एक और परत है। ऐसे ये मैं परत बता रहा हूं जो कि ऊपर से नीचे के क्रम में है। ऐसे करके एक परत हो गई, इसके नीचे दूसरी परत हो गई और फिर इसके नीचे तीसरी परत हो गई। बात समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से कुल हमने इनको 3 परतों में बांटा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, ये जो सबसे ऊपरी वाली परत है यह है भाभर कहलाती है, भाभर, ठीक है। जो सेकेंड वाली परत दोस्तों आपको दिख रही है यह तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है जलोढ़, जलोढ़। और इस जलोढ़ में भी दोस्तों आपको 2 प्रकार की परतें देखने को मिलेंगी, अभी आपको समझाते हैं। एक तो खादर और दूसरा है दोस्तों बांगर, दूसरा क्या है, बांगर। यहां तक बताओ आपको बातें क्या समझ में आ रही हैं कि नहीं दोस्त। यहां पे देखिए ये शिवालिक वाला रीजन है और इस शिवालिक के जस्ट बाद ये वाला जो रीजन आप दिख रहे हो, ये वाला रीजन जो है दोस्तों यह आपका यह भाभर वाला क्षेत्र है, भाभर वाला क्षेत्र है। उसके बाद ये जो आप व्हाइट कलर से दोस्तों ये वाला जो रीजन आप पूरा देख रहे हो ये तराई वाला क्षेत्र है। यह क्या है, यह तराई वाला क्षेत्र है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन है दोस्तों जलोढ़ वाला क्षेत्र, जलोढ़ का मैदानी भाग है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप समझो कि ये भाभर क्या है, यह तराई वाला क्षेत्र क्या है, यह खादर या फिर बांगर क्या है। इस बात को जरा आप समझ लो, ध्यान से देखो दोस्तों। यह शिवालिक जो है यह बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन नदियां मोस्टली जो है दोस्तों यही ऊपर से इसी भाग से निकलती हैं और निकल करके वह इस वाले रीजन में आती हैं, है ना। जब नदियां किसी भी स्थान से निकल करके आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा निक्षेप भी लाती हैं। बात समझ रहे हो। तो इस वाले रीजन में दोस्तों मतलब कि भाभर वाले रीजन में आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, बड़ा बड़ा पत्थर ऐसे करके दिखेगा। बात समझ रहे हो। ऐसे बड़ा बड़ा पत्थर उत्थर तोड़ ताड़ के नदियां लाती हैं, बात समझ, ऊपर से निकलती है तो इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़े बड़े पत्थर ऐसे होते हैं,
इस तरीके से, ठीक है। अब इन पत्थरों से दोस्तों जब ये नदियाँ, इन पत्थरों के अंदर जब ये नदियाँ ऊपर से मान लो निकल के कौन नदी आ रही है, तो ये नदी जब निकल के आएगी तो इस पत्थर के अंदर घुस जाएगी ऐसे करके। बात समझ रहे हो? इस पत्थर के अंदर दोस्तों यह नदी जो है वो क्या होगी, अंदर विलुप्त हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यह नदी दोस्तों आपको यहाँ से ये नदियाँ अंदर हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, वह आपको दिखेंगी ही नहीं। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। और इसका दोस्तों आप यह याद रखिएगा कि इसकी जो चौड़ाई है यह 8 से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच में है। मतलब कि आप शिवालिक से नीचे देखोगे तो 8 से 10 किलोमीटर के रीजन में आपको कुछ इसी तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा। यह फर्टाइल नहीं होता, यह उपजाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उन्हीं पत्थरों के अंदर से नदी जो है वो निकल करके इस तराई वाले क्षेत्र में आती है। बात समझ रहे हो? इस तराई वाले क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब नदी दोस्तों आती है तो वो अपने साथ जो निक्षेप इन चट्टानों को तोड़ तोड़ के लाएगी, तो इसमें दोस्तों इनका साइज बहुत छोटा छोटा हो जाता है। बात समझ रहे हो? इनकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है इस तरीके से, और यह भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी जो है दोस्तों यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के कण यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिट्टी के कण जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए अब इस वाले रीजन में आएगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस रीजन का जो विस्तार है इस भाभर वाले क्षेत्र को छोड़ करके यह 10 से 20 किलोमीटर है। कितना है? 10 से 20 किलोमीटर, ठीक है। 10 से 20 किलोमीटर के रीजन में दोस्तों यह तराई वाला पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जो तराई वाला रीजन है, उत्तराखंड में जो है दोस्तों जो तराई वाला रीजन है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कुएं देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा स्थान देखने को मिलेगा जहाँ से स्वतः पानी जो है वह ऊपर की तरफ आ जाता है। स्वतः पानी जो है वह ऊपर की तरफ आ जाता है। तो स्वतः पानी वाले जो कुएं हैं, ऐसा कुआं जिसमें स्वतः पानी ऊपर की तरफ आ जाता है दोस्तों, वह उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। उत्तराखंड वाले रीजन में जो है दोस्तों वह आपको देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? बताइए, ये चीजें आपको क्लियर हैं? ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो रीजन आता है, इसके बाद वाला जो रीजन है दोस्तों यह है जलोढ़ का। किसका है? यह जलोढ़ का रीजन है, ठीक है। यह दोस्तों यह जलोढ़ का रीजन है, ठीक है। यह जलोढ़ का रीजन है। और जलोढ़ में भी दोस्तों याद रखना कि यह 2 प्रकार की जलोढ़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की जलोढ़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं दोस्तों। जो जलोढ़ में यह जो आप 2 प्रकार देख रहे हो, एक खादर और दूसरा बांगर का, तो याद रखना कि खादर जो है दोस्तों, यह जो खादर है, यह खादर जो होती है यह उपजाऊ मृदा है। यह उपजाऊ मृदा है, ठीक है। यह उपजाऊ मृदा है, जबकि बांगर जो होता है यह अनउपजाऊ, यह जो है उपजाऊ मृदा नहीं होती है। मतलब समझो आप, जैसे नदी है और नदी के आसपास वाला क्षेत्र नदी घाटी, तो जब दोस्तों नदियों में बाढ़ आता है तो ये नदियां क्या करती हैं, जैसे देखिए ये नदी है और ये नदी का आसपास वाला क्षेत्र है, तो जब नदियों में बाढ़ आता है तो यह कुछ इलाके तक ही बाढ़ वाला पानी चल जाता है, दूर तक, और जहां तक चल जाएगा तो दोस्तों ये नई नई नवीनतम मृदा को इन क्षेत्रों में से विस्तारित कर देगा, इन क्षेत्रों में फैला देगा। तो आपके लैंड के ऊपर, आपके खेत के ऊपर जब नदियों के द्वारा एक पतली सी नवीनतम परत चढ़ा दी जाती है तो दोस्तों उस मृदा को हम खादर कहते हैं। और यह खादर जो होता है यह ज़्यादा उपजाऊ होता है, यह अधिक उपजाऊ होता है। इसमें किसी भी मृदा में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वह जो है वह प्रचुर मात्रा में इसके पास होता है और बड़ी ही आसानी के साथ जो है कोई भी पौधा इसमें ग्रो कर सकता है, बहुत आसानी के साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हमको फर्टाइल, वहाँ पे हमको केमिकल जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, ठीक है,
उनको कम डालने का जरूरत होता है, क्योंकि आसपास की मृदा जो है वह नदी के पानी के द्वारा नवीनतम हो जाती है बार बार, इसलिए वहां का फर्टिलिटी रेट जो होता है दोस्तों वह अधिक होता है। जो फर्टिलाइजर्स हम लोगों को वहां पे कम डालना पड़ेगा, बहुत आसान से वो ग्रो करेगा। बात समझ रहे हो। और यही बांगर क्या होता है, तो बांगर का मतलब दोस्तों आप ऊसर टाइप का समझो कि वहां पे नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता है। अब जब नदी का पानी नहीं पहुंचता है तो वह क्षेत्र जो है वह कम उपजाऊ होता है। वहां पे जो है दोस्तों किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, रासायनिक उर्वरक की जरूरत होती है। बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जलोढ़ में दोस्तों जो है यह कितने प्रकार की जलोढ़ हो गई, यह खादर और बांगर 2 प्रकार की जलोढ़ हो गई। बातें क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जरा आप यहां से ये समझिए कि यह जो पूरा आप इस मैदानी भाग को देख रहे हो दोस्तों, यह जो मैदानी भाग है इसे दिल्ली और हरियाणा, यहाँ पे ऊपर सीधा सतलज, इधर ये देखिए दिल्ली और हरियाणा जो है दोस्तों क्या करता है, इसे 2 भागों में बांटने का काम करता है। क्या, कौन कौन सा, याद रखिएगा कि दिल्ली और हरियाणा जो है दोस्तों यह सिंधु नदी तंत्र को एक तरफ और गंगा नदी तंत्र को एक तरफ, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को एक तरफ कर देता है, और सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान एक तरफ हो जाता है। याद रखिएगा वो नाम, क्या नाम है भैया, दिल्ली और हरियाणा। यह दिल्ली और हरियाणा जो है दोस्तों, हरियाणा जो है यह क्या करते हैं, यह एक तरफ का क्षेत्र हो जाता है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। और दूसरा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों इस साइड वाला, इधर वाला क्या हो जाता है, गंगा और गंगा की सहायक नदियां अर्थात गंगा तंत्र। बात समझ रहे हो। तो यह सिंधु और गंगा को अलग करने वाले यह केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां से दोस्तों इस राकस ताल के पास से यहां से एक नदी ऐसे निकलती है, ठीक है। ये नदी का है ब्रह्मपुत्र। इसे तिब्बत में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो, ठीक है, सांगपो कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। हमारे यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जब यह इंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी, ठीक है। और असम में दोस्तों जब यह प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। और असम में जब यह प्रवेश करती है तो धुपरी नामक स्थान से, असम के धुपरी नामक स्थान से दोस्तों यह पूरा 90 डिग्री एंगल घूम करके फिर यह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा असम का वह कौन सा स्थान है, असम का वह कौन सा स्थान है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी 90 डिग्री ऐसे साउथ में दक्षिण की तरफ एकदम घूम जाएगी, 90 डिग्री घूम जाएगी, और वहां से घूमने के बाद फिर वह बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। फिर वह दोस्तों क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो इस ब्रह्मपुत्र के द्वारा भी आसपास के इस पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं हमारे, यहाँ पे भी कुछ मैदान देखने को मिलता है जो कि ब्रह्मपुत्र की नदियों और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इतनी बात दोस्तों आप इस उत्तर का मैदान के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। भाभर, तराई, जलोढ़, यह सारी चीजें आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए अब हम लोग समझते हैं मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में समझते हैं दोस्तों, मरुस्थल। यह जो मरुस्थल है दोस्तों, सबसे पहले आप एक मैप अपनी कॉपी में बना लो। इस तरीके से दोस्तों आप एक अपनी कॉपी में पहले मैप बना लो, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं।
एक रफली जो है मैप बनाना आप सभी को आना चाहिए। अगर आप रफली मैप नहीं बना पा रहे हो तो समस्या है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप बनाना तो आपको आना ही चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं मरुस्थल के बारे में कि यह मरुस्थल भारत में कहाँ देखने को मिलता है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। बातें समझ में आ रही हैं? यह इस मरुस्थल के बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, यह जो भारत का डेजर्ट है जो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तार जो है दोस्तों वह इस राजस्थान, थोड़ा बहुत हरियाणा, हल्का सा पंजाब, ठीक है, इसी क्षेत्र में मोस्टली देखने को, मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसका लोकेशन देखोगे दोस्तों तो यह पूरा ऐसे इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसे ये जो पूरा रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, ये पूरा जो है वो रेगिस्तान है। यह क्या है? यह पूरा थार मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। इसे थार मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये थार है, ये क्या है? थार मरुस्थल। यह है दोस्तों थार मरुस्थल। यह भारत में ही नहीं, यह दोस्तों यह पंजाब, यह इधर इस वाले रीजन में पाकिस्तान के पंजाब सिंध वाले प्रांत में भी यह फैला हुआ है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी जो ढाल है, इसकी ढाल जो है दोस्तों, इधर वाला रीजन देखोगे तो ये सिंध की तरफ हल्का सा ऐसे सिंध वाले की तरफ ऐसे करके टिल्टेड है, ऐसे इधर जो है उस सिंध वाले की तरफ ऐसे टिल्टेड है। और इस वाले रीजन में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कच्छ की खाड़ी की तरफ घुमा हुआ है। इस बात को ध्यान से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ढाल है वह कच्छ की खाड़ी की तरफ है और इधर वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तरफ ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा थार मरुस्थल है यह भारत में भी है दोस्तों। यह कहाँ पे है? तो यह भारत में भी है। ठीक है, और भारत के साथ ही साथ यह कहाँ है? यह पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में दोस्तों दो नाम याद रखिएगा, यह पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत का नहीं, पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका विस्तार जो है पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो दोस्तों यह राजस्थान, राजस्थान के बाद याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, हरियाणा, और हरियाणा के बाद दोस्तों पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो इन क्षेत्रों में जो है भारत में वह देखने को मिलता है। ठीक है, अब यह जो पूरा थार मरुस्थल है, यह जो पूरा डेजर्ट दोस्तों आपको जो देखने को मिल रहा है, यह इसका विस्तार भारत में दोस्तों, भारत में इसका विस्तार जो है वह 85% है। भारत में ही इसका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में दोस्तों इसका विस्तार जो है वह 15% देखने को मिलता है। कितना मिलता है? 15% देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि इन सभी भारतीय राज्यों में इस 85% में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वह राजस्थान में इसका विस्तार है। और कितना है? 61.11%। ठीक है, 61.11% जो है दोस्तों यह राजस्थान वाले क्षेत्र में, भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। बातें क्लियर हैं? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए, हो गया। अब आइए इधर जरा समझिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिंध वाला क्षेत्र है, मतलब कि यह जो पूरा जो रेगिस्तान है, इस तरीके से आप समझिए, तो इधर वाला जो क्षेत्र जो पंजाब की तरफ है, इधर जो भारत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश जो है, वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलती है। क्योंकि यहीं पे दोस्तों ये क्या है? अरावली है इस तरीके से। ठीक है, और इस अरावली के कारण जब इधर से यह पश्चिमी विक्षोभ इंटर करता है तो इस अरावली से थोड़ा बहुत टकरा करके हल्का फुल्का नमी यहाँ पे बनी रहती है, मतलब हल्का फुल्का बारिश यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि इस वाले क्षेत्र में, यह वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यह काफी ज्यादा शुष्क है।
यह काफी ज्यादा शुष्क वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पे कटीलेदार वृक्ष को देखना आप लोग ज्यादातर देख सकते हो, क्योंकि कटीलेदार जो वृक्ष होते हैं दोस्तों वह ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम करते हैं, मतलब कि पानी जो है अपने से कम रिलीज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो केले का पौधा है वो बड़ा पानी रिलीज करता है, ढकर ढकर पीता भी बहुत ज्यादा है, तो जो पिएगा ज्यादा तो निकालेगी भी ज्यादा, बहुत ज्यादा निकालेगा। बात समझ रहे हो? तो जो कटीले वाले पौधे होते हैं इनको कम पानी का जरूरत होता है और यह पानी अपनी बॉडी से कम निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? पानी अपनी बॉडी से जो है यह कम निकालते हैं। इतनी बात तो क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब जरा ये समझिए कि इस रेगिस्तान के इलाके में दोस्तों आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेगा। क्या मिलता है? बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप क्या होता है सर? देखिए भैया, जब इस रेगिस्तान के इलाकों को आप देखोगे तो वहां पे दोस्तों आपको एक हवाएं जब चलती हैं तो वह बालू के कण को ले जा करके कहीं एक जगह इकट्ठा कर देगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके एक टीला बन जाएगा, ऐसे करके टीला बन जाएगा, क्योंकि हवा इधर का चल रही है तो मार मार के बालू को ऐसे चढ़ा देगा ऊपर तक। बात समझ रहे हो? तो यह जो है दोस्तों वह बालू का स्तूप है, और यह बालू का स्तूप जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? यह बालू का स्तूप जो है दोस्तों वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब एक बात जरा याद रखिएगा कि ये जो बालू का स्तूप बनता है तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे तो ये पूरा बालू ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, इस वाले रीजन में से पूरा बालू इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे हल्का सा हो जाएगा गड्ढा, और इस गड्ढे में अगर कभी रेगिस्तान में बारिश होती है तो दोस्त यहाँ पे जो है पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और इस पानी का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक झील इसको कहते हैं। ये जो पानी इस गड्ढे में इकट्ठा हो गई है इसे दोस्त प्लायो झील के नाम से जाना जाता है। किस झील के नाम से? प्लायो झील। तो रेगिस्तान के इलाके में आपको प्लायो झील देखने को मिलेगा, और प्लायो झील क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बालू का स्तूप बना हुआ है, इस बालू का स्तूप के जस्ट बगल में कुछ गड्ढे नुमा संरचना इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, और इस गड्ढे में पानी जब बारिश होता है तो इस गड्ढे में पानी घुस जाता है, मतलब कि इसमें पूरा पानी हो जाता है, तो इसे एक झील का नाम दिया जाता है जो प्लायो झील के अंतर्गत आता है, जिसे दोस्तों प्लायो झील के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लायो झील जो है मोस्टली कहां पे देखने को मिलती है, तो दोस्त आप क्या बताओगे? यह बालू का स्तूप में देखने को मिलती है। कहां पे देखने को मिलती है दोस्तों? यह बालू का स्तूप पे देखने को मिलती है। बातें यहां तक क्लियर हैं? ठीक है। यहां पे दोस्तों एवरेज रेनफॉल जो है वह 150 मिलीमीटर देखने को मिलता है। एवरेज रेनफॉल जो है दोस्तों यहाँ पे 150 मिलीमीटर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये रेगिस्तान पूरा राजस्थान जब आप देखोगे तो जैसलमेर कुछ यहाँ पे है, और इस वाले क्षेत्र में कम बारिश होती है, जबकि इस वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों 10 मिलीमीटर बारिश होती है, 10 मिलीमीटर। बातें समझ रहे हो? तो इस जैसलमेर में जो है आपको बहुत कम, 10 मिलीमीटर तो बहुत कम बता दिया, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है दोस्तों यहाँ पे इस जैसलमेर वाले क्षेत्र में बारिश देखने को मिल जाती है। बातें क्लियर हैं? ठीक है। अब यह 10 सेंटीमीटर बारिश क्या होता है, यह 150 मिलीमीटर बारिश क्या होता है, तो यह रेन गेज से दोस्तों मापा जाता है कि कितना बारिश किस जगह पे हुई है। इसका एवरेज निकाल लिया जाए तो 150 मिलीमीटर जो है मोस्टली इस रेगिस्तान के इलाके में बारिश देखने को मिलता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक बात दोस्तों और आप याद रखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि 18 लाख अरब वर्षों पहले जो है यह जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र था, मतलब कि मेसोजोइक इस मेसोजोइक काल में ऐसा माना जाता है कि ये जो रेगिस्तान वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे समुद्र था, क्योंकि यहाँ से इनका जो भूगर्भिक वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने सर्चेस किए हैं, तो यहाँ से कुछ मछलियों की हड्डियाँ, मतलब मछलियों का जो कांटा होता है ना, वो सब यहाँ से देखने को मिला है। और उसका जब एज देखा गया तो वह 18 लाख, उसका जो एज था दोस्तों वह 18 करोड़ वर्ष था।
बात समझ रहे हो? 18 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ पे मछलियों के पतले पतले क्या मिले हैं, पतले पतले दोस्तों यहाँ पे उसका कंकाल देखने को मिला है। तो उन मछलियों के कंकाल से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले यहाँ पे समुद्र था। ठीक है, आज यहाँ पे जो रेगिस्तान है, पहले यहाँ पे समुद्र था। ठीक है, तो इतनी बात जो है दोस्तों आपको इस मरुस्थल के बारे में याद रखना है। भारत में इसका विस्तार 85% है, पाकिस्तान में इसका विस्तार 15% है। ठीक है, और राजस्थान में दोस्तों 61.11% है। एक लूनी नदी निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, एक लूनी नदी निकलती है, इसी अरावली से होते हुए यहाँ से निकलती है और एक कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ की जितनी भी नदियाँ मोस्टली आपको दिखेंगी दोस्तों, वह सभी नदियाँ जो है वह अल्पकालिक नदियाँ होती हैं। मतलब कि यहाँ से नदी निकल रही है और अगवा चल के विलीन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि नदी है कि नाला। बात समझ रहे हो? क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे कम होती है, तो नदियाँ बहुत दूर लंबे मार्ग को तय नहीं कर पाती हैं, वो बहुत जल्दी ही विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाती हैं। और यह बालू वाला पूरा रीजन है, तो पानी को बहुत तेज से एब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर जो है विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाती हैं, बहुत जल्दी ही आगे जाने पर वह विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, यह लूनी नदी है, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, तो इतना आप जो है इस भारतीय मरुस्थल के बारे में याद रखेंगे, इससे ज़्यादा दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। आइए अब हम लोग समझते हैं यह तटीय मैदान। हम लोग दोस्तों अब समझते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान, फिर से वही मैप बना लीजिए आप लोग पहले। देखिए, मैप बनाने की प्रैक्टिस जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा करनी ही पड़ेगी, और मैप बनाना अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने उखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हो? आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैप नहीं बनाओगे तो समस्या है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत डेटा वाइज सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, और वो डेटा फिर जल्दी याद करने में बड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारा डेटा है। चलिए, ये देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें समझेंगे दोस्तों तटीय मैदान के बारे में, कि यह तटीय मैदान जो है यह कहाँ है और इसका विस्तार किस तरीके से है। जरा बात को ध्यान से समझिए भैया। यह तट क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे है अरब सागर। यह क्या है? यह है अरब सागर। ठीक है, यह अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से जरा समझिए, यहाँ पे कुछ हमारे राज्य हैं, और इन राज्यों की सीमा जो है इस समुद्र से लगी हुई है। इन समुद्रों से इनकी सीमा लगी हुई है। तो इन सभी राज्यों के पास तट है, जो इस समुद्र की सीमा, जो समुद्र से एकदम जुड़े हुए हैं, और इधर वाले भी हमारे कुछ राज्य हैं। बात समझ रहे हो? तो आप जब इस तट से थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ मैदानी भाग भी देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ रीजन तक तो तट आपको देखने को ऐसे मिलेगा, और उसके ऊपर आप जब बढ़ोगे, इसके ऊपर जब हल्का सा आप बढ़ोगे, तो इसके कुछ एरिए तक जो है दोस्तों वह आपको क्या देखने को मिलेगा? मैदानी भाग देखने को मिलेगा। तो तट के पास ये मैदान है, इसलिए इसको तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तटीय मैदान कहते हैं। यह जो तटीय मैदान है दोस्तों, यह ऊपर यहाँ कच्छ से स्टार्ट होकर के इस तरीके से बढ़ता है, और यहाँ पे ये घट जाएगा, और फिर केरला में फिर बढ़ के इस तरीके से होता है। बात समझ रहे हो? मतलब
कि केरला वाले साइड में यहाँ पे दोस्तों आपको यह मैदान ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऊपर से भी यह मैदान यहाँ पे खूब चौड़ा देखने को मिलता है, मैदानी भाग ज़्यादा देखने को मिलता है, तटीय मैदान बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से ये हल्का सा घटने लगता है। बात समझ रहे हो, यहाँ से वो हल्का सा घटने लगेगा। अगर आपसे कोई पूछे और उसी प्रकार इस वाले रीजन में भी आपको तटीय मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है, इस वाले रीजन में भी आपको तटीय मैदान देखने को मिलेगा। तो इस वाले रीजन में जो दोस्तों जो तटीय मैदान है वह काफ़ी चौड़ा है। इस वाले रीजन में जो तटीय मैदान है यह काफ़ी चौड़ा है इन कंपेयर टू किसके, पश्चिमी तटीय मैदान के। मतलब कि पूर्वी तटीय मैदान जो है दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तृत रूप देखने को मिलता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। विस्तार अगर आपसे पूछता है तो आप बता दीजिएगा कि यहाँ कच्छ से लेकर के कच्छ, रन ऑफ कच्छ से लेकर के गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर के दोस्तों यह स्वर्णरेखा नदी तक, कहाँ तक, स्वर्णरेखा नदी तक दोस्तों यह विस्तृत है। स्वर्णरेखा नदी तक जो है यह विस्तृत है, ठीक है। अगर टोटल लंबाई इन मैदानों की दोस्तों पूछता है या फिर टोटल तट आपसे पूछे कि यहाँ से लेके यह तट पूरा कितना लंबा है, तो आप बता दीजिएगा कि 6100 किलोमीटर जो है दोस्तों यह तट की लंबाई है। क्या है ये, तट की लंबाई है, ठीक है, यह तट की लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इधर दोस्तों कुल जो है कुल 5 राज्य आते हैं। पहला इसमें आ जाता है गुजरात, दूसरा दोस्तों आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरा दोस्तों इसमें आ जाता है गोवा के बाद इसमें आ जाता है कर्नाटक और चौथा दोस्तों आ जाता है क्या, केरल। तो इधर कुल 5 राज्य हैं, जबकि इधर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर देखोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर ये क्या है, पश्चिम बंगाल। ये तो इधर कुल जो है दोस्तों वह 4 राज्य हैं, जबकि इधर कुल जो है राज्यों की संख्या 5 है। इधर राज्यों की संख्या कुल कितनी है, 5 है। यह जो पश्चिमी तट है, यह जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यह ऊपर की तरफ तो चौड़ा है, जैसे जैसे नीचे आओगे तो घटेगा, और गोवा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में यह तटीय मैदान जो है वो कम देखने को मिलता है, और केरला वाले साइड में जो है दोस्तों यह तटीय मैदान आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा, काफ़ी चौड़ा देखने को मिलता है। बात समझ लो। और यहाँ पे यह तटीय मैदान बहुत ज़्यादा है, ऐसा है नहीं। यह जो तटीय मैदान था दोस्तों पहले यह भी बहुत चौड़ा था, यह जो तटीय मैदान है पहले यह भी बहुत चौड़ा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र इसका जो है यह अरब सागर में डूब गया है। इस पश्चिमी घाट का मैदान जो है, मैदानी भाग जो है, वह ज़्यादातर मैदान जो है दोस्तों वह समुद्र में डूबा हुआ है। बातें समझ में आ रही हैं। ज़्यादातर मैदान यह डूबा हुआ है, और यह जो है उठा हुआ है, हल्का सा उठा हुआ है, और यह जो है हल्का सा डाउन है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मैदानी भाग इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ से, इस वाले क्षेत्र से दोस्तों बहुत सारी नदियां जो हैं इस तरफ इंटर करती हैं। जैसे कावेरी हो गई, कावेरी के बाद कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के ऊपर गोदावरी है, गोदावरी के जस्ट ऊपर देखोगे दोस्तों आपको महानदी देखने को मिलती है। ये सभी नदियां क्या करती हैं, अपने मुहाने पे दोस्तों यह डेल्टा बनाती हैं। क्या करती हैं, अपने मुहाने पे यह डेल्टा बनाती हैं। इसलिए भी यह मैदान जो है आपको इस मैदान के कंपेरिजन में काफ़ी लार्ज स्केल पे देखने को मिलता है, काफ़ी विस्तृत रूप इसका देखने को मिलता है। बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान बड़ा है कि पश्चिमी तटीय, तो पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान की तरफ कुल कितने राज्य आते हैं दोस्त, तो आप तुरंत बता दीजिएगा 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ कुल कितने राज्य आएंगे, तो केरल, गोवा,
महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है यह तटीय मैदान? तो दोस्तों रन ऑफ कच्छ गुजरात से स्टार्ट होकर के स्वर्णरेखा नदी तक जो है इसका विस्तृत रूप देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे मान लीजिए कि तट उट पूछता है कि किस तट के सामने, किस राज्य के सामने कौन सा तट है, तो दोस्तों उसको भी लिख लो। यहाँ पे है कच्छ का तट, कच्छ का तट। इसके जस्ट इस वाले रीजन में दोस्तों काठियावाड़, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये दोस्तों हो जाएगा कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट। और इसके बाद यहाँ पे इस वाले रीजन में हो जाता है कोरोमंडल। इसके नीचे कोंकण के बाद कन्नड़, कन्नड़। ठीक है, और कन्नड़ के नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा इसके नीचे क्या हो जाएगा मालाबार तट, मालाबार। ठीक है, तमिलनाडु से यहाँ से लेकर के यह दोस्तों कृष्णा नदी तक यह विस्तृत रूप है पूरा इसका। और इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट से, कोरोमंडल तट से। यह कहाँ कहाँ पे विस्तृत है? तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु, यह दोस्तों यह तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु। और कहाँ पे विस्तृत है? तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके ऊपर कृष्णा नदी से गोदावरी तक वाला जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों उसे सरकार तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? सरकार तट। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो है वह मैग्रो तट के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के नीचे है। तो इन तटों को भी थोड़ा बहुत आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा। कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। इधर कोरोमंडल के बाद सरकार तट के बाद मैग्रो तट। तो इन तटों को भी थोड़ा बहुत आप लोग अपने दिमाग में याद करके रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों आपने विस्तृत रूप से बेहतरीन तरीके से भारत का भौतिक स्वरूप समझ लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब बात बची है तो सिर्फ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन का लिंक इस पे डलवा दिया जाएगा नीचे, आप वहां से जा करके खूब बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं इसके, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिससे यह भारत का भौतिक स्वरूप जो है दोस्तों आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।